नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिस समय हम बात कर रहे हैं दो बड़े घटनाक्रम, एक सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, इसके अलावा एनएसए अजित डोभाल साहब हैं। दूसरा घटनाक्रम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों को ये निर्देश दिए हैं कि किसी तरह का कोई रहम करने की जरूरत नहीं है। जो फुल स्ट्रेंथ है, पूरी जान लगा करके ये जितने भी स्लीपर सेल हैं, जितने भी आतंकवादी हैं और आतंकवादियों को पनाह देने वाले, संरक्षण देने वाले, इनको छिपाने वाले, इनको नेस्तनाबूद करना है, पूरी तरीके से इनको खत्म करना है। तो ये जो मनोज सिन्हा साहब ने निर्देश दिए हैं डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को, निश्चित रूप से इंडिपेंडेंटली अपने स्तर पर तो बिल्कुल नहीं दिए होंगे, ऊपर से बिल्कुल दिशा निर्देश हैं और सेंटर का अब साफ रुख दिखाई दे रहा है। दूसरे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ये वारदात की है, जिन्होंने ये अंजाम दी है, उनको तो हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे ही, पर इनके जो आका हैं, जिनके दिशा निर्देश पर ये कर रहे थे, हम वहां तक पहुंचेंगे और उनका भी इलाज करेंगे। सीसीएस की बैठक को लेकर के, लाइन ऑफ एक्शन को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले भी जब उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ या एक दो और इस तरह की वारदातें हुई और तब भी सीसीएस की बैठक हुई, हमें याद है, आप भी जानते हैं कि सीसीएस की बैठक में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कुछ एक्शन की जानकारी हो सकता है दे दी जाए, लेकिन अगर कोई मिलिट्री एक्शन होना है और जिसकी प्रबल संभावना इस समय है, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रिटेन से सीधे जुड़ रहे हैं अयूब मिर्जा साहब, अमजद अयूब मिर्जा साहब, और लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाच साहब। दोनों को जोड़ करके चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दोनों का बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मिर्जा साहब, आपके पास ही आता हूं। आपने एक मैसेज किया था जिसमें जानकारी दी थी कि इनके कहां कहां ट्रेनिंग सेंटर हैं, कहां कहां से ये ऑपरेट हो रहे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी आपके पास है। तो मंच आपके पास है इस समय, और चैनल को जाहिर है हमारे जो सेना के लोग हैं वो भी देखते हैं, सरकार के लोग भी देखते हैं, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात यह है कि मैंने सिर्फ आपका मंच नहीं बल्कि मैंने कई दूसरे प्रोग्राम्स में, इंटरव्यूज में, अपने वीलॉग्स में कई दफ़ा जो है वो इन्फॉर्म किया है कहाँ कहाँ पे लॉन्च पैड हैं। और आपको शायद याद होगा कि जब शहजाद गाजी शहजाद ने जब G20 के ख़िलाफ़ ऐलान किया था कि G20 श्रीनगर में नहीं होने देंगे, तो उस वक्त उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी जंगल में, कश्मीर, ये POJK के जंगलों में। तो उस वक्त हमारे मेरी अपने लोग जो थे, मेरी और तंजीम के लोग, उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के उस कैंप में गए। वो वहाँ पे जाके उन्होंने वीडियो फुटेज भी बनाया, एक एक इंफॉर्मेशन दी। वो इंफॉर्मेशन और वीडियो फुटेज मैंने अपने वीलॉग में भी शेयर की और मैंने इंडियन न्यूज़ एजेंसीज के साथ भी शेयर की, जिसके नतीजे में वो एक्सपोज हो गया।
और वो एक्सपोज होने के बाद पाकिस्तान को उसे गिरफ्तार करना पड़ा, चाहे वो एक दिखावे की गिरफ्तारी थी या जो भी था, या उनको खौफ था कि शायद इसको कोई मार ना दे अब, तो उसको सेफ कस्टडी में लेके तो वो ऑपरेशन जो था नाकाम हुआ। और उसकी नाकामी में मैं समझता हूँ कि भारत का जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका कोई किरदार अगर है तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन 100% उसमें जो है वो हमारी तरफ से जो इंटेलिजेंस हमने ब्रेक की थी और जो एक्सपोज कर दिया था उनके कैंप्स को और प्लान्स को, उसका एक कलीदी किरदार था। इसी तरह कुछ अर्सा पहले मैंने ये खबर भी ब्रेक की थी कि 600 एसएसजी के कमांडोज और जहादी जो है 50-50 की टोलियों में वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गए। इसके ऊपर मेरा बड़ा तमस्खर उड़ाया गया, और बड़ा कहा गया कि 600 कैसे आ सकते हैं और ये है और वो है, और उसको संजीदा नहीं लिया गया। लेकिन वो दाखिल हुए और वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक हुई कि उसके नतीजे में जो एसएसजी का कमांडर था जनरल रहमानी, उसको जीएचक्यू वालों ने उसकी पोस्ट से हटा दिया और उसको आर्मी का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है उसका डीजी बना के भेज दिया कि ये खबर लीक कैसे हो गई। और उधर इंडिया में आपको पता है, याद होगा कि पहली दफा इंडिया की हिस्ट्री में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ और डिप्टी को भी बरतरफ कर दिया गया कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो सकती है। तो उसके बाद उनको वापस बुलाया गया। वो जो आए थे 600, उसमें से बड़ी तादाद में एसएसजी के कमांडो और दहशतगर्दों को वापस बुला लिया गया क्योंकि उनका सिक्योरिटी कवर ब्रेक हो गया था। बहरहाल मैं तो गाय बगाए ये देता रहता हूँ, नक्शे भी दिखाता रहता हूँ, हाथ से बने हुए। हमारे लोग जब वहां जाते हैं तो वो वापस आके अपने मेंटल जो याददाश्त होती है, मेमोरी से, वो फिर पेंसिल से नक्शा बनाते हैं, नक्शा बना के मुझे भेजते हैं कि जी यहाँ पे ये कैंप है। तो इस वक्त हमने बताया है, अभी लास्ट वीक मैंने बताया है कि नन्हे जहादी के नाम पे जो है अब एक नया प्रोग्राम शुरू हो गया है ट्रेनिंग का, जिसमें 8 साल से 13 साल तक के जो बच्चे हैं, 15 साल तक के भी, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। 4 टेररिस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो इंफॉर्मेशन तो हम प्रोवाइड करते रहे हैं। मसला ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसकी कोई वक़्त है, इसकी कोई वैल्यू है, इसको सीरियसली लिया जाता है। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर पीओजेके के अंदर पूरा नेटवर्क है, एक एक चप्पे का हम जो है वो बता सकते हैं उनकी मूवमेंट को, मतलब कोशिश कर सकते हैं, और 80% हमारा जो नेटवर्क होता है वो कामयाब हो जाता है इनको आइडेंटिफाई करने में। तो फिर मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। इस वक्त इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, मैं यहाँ गिले शिकवे करने के लिए नहीं बैठा, मैं इस वक्त दुख साझ करने के लिए बैठा हूँ। ये हमारा साझा दुख है, इसको करने के लिए बैठा हूँ। मैं मतलब मैं क्या कहूँ चौधरी साहब, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें हमारा देश हुक्म दे, हमें हमारी सरकार हुक्म दे, तो फिर हम तैयार हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारे लोग पीओजेके में बैठे हुए हैं। और एक अजीब मैंने देखा है कि इंडियन कई यूट्यूबर्स हैं जो ये बयानियां फैलाते हैं कि जी पीओजेके को ना लें, वहां मुसलमान बहुत हैं और वो सारे रेडिकलाइज्ड हैं। भाई नहीं रेडिकलाइज्ड, हमारे लोग रेडिकलाइजेशन का विक्टिम हैं। पीओजेके गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस्लामी जहाद के विक्टिम हैं क्योंकि उनकी धरती के ऊपर पंजाब से, केपीके से लोगों को ला के वहां ट्रेनिंग कैंप्स फौज ने बनाए हुए हैं, हमने नहीं बनाए हुए। हम तो खुद तंग हैं उनसे क्योंकि हमारी औरतें जो है उनका पर्दा खराब हो रहा है, वो पर्दा करती हैं, वो उन्होंने जाना होता है, कहीं आना होता है, और ये बीच में जहादी कैंप्स हैं और जहादी बंदूकें लेके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिसको दिल करता है उठा लेते हैं, जिसको दिल करता है ये टेररिज्म का शिकार कर देते हैं। अब ये जो दुर्घटना हुई है कश्मीर में, आप देख लें, ये क्या नाम है इसका, आसिम मुनीर जनरल की तकरीर से चंद दिन पहले मैंने वीलॉग में ये कहा कि एक अटैक की तैयारी हो रही है। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि कहाँ होगा, कैसे होगा, लेकिन हमें ये मूवमेंट इनकी नजर आ गई थी पीओजेके में, और उससे
जो हमारे वहां पे बैठे हुए दोस्त हैं, उन्होंने हमें ये मुतला कर दिया था कि डॉक्टर साहब समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, मूवमेंट बहुत तेज हो गई है यहाँ जहादियों की। लेकिन मुझे किसी का फोन नहीं आया, और मेरे पास गैजेट्स भी नहीं है ऐसे कि हम सर्वेलेंस कर सकें। हमारे पास ड्रोन नहीं है जिनसे हम जो है वो रिकनाइसेंस या जो भी होता है वो कर सकें। तो ये हमला हुआ, ये मेरा ख्याल है कि इसको मैं समझता हूं कि ये पुलवामा से ज्यादा खतरनाक हमला है। और ये खतरनाक इसलिए है कि इसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया है, और टूरिस्ट सिविलियंस को, और उनसे उनका मजहब पूछ के, उनका धर्म पूछ के, रिलीजन पूछ के उनको गोलियां मारी गई हैं। ये वो नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है तो उसमें कुछ हिंदू भी शहीद हो गए, कुछ मुसलमान शहीद हो गए, कोई रात चलता हुआ बंदा शहीद हो गया, 2-4 सैनिक के लोग शहीद हो गए, ये वो वाला वाकया नहीं है। ये प्रॉपर प्लान्ड है कि कश्मीरी सोसाइटी के अंदर हिंदू और मुस्लिम हार्मनी जो पैदा हो गई है मोदी जी के आने के बाद, और पंडितों की वापसी का जो एक कॉल खुद कश्मीरी मुसलमान कह रहे हैं कि जी पंडित वापस आए, वो उस हार्मनी को सैबोटाज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें दरार पैदा करने के लिए ये एक्ट किया गया। और मैं आपको एक और बात बताता हूं कि ये जो आसिम मुनीर की स्पीच थी, ये स्पीच असल में इस टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए गो हेड का सिग्नल थी। ये स्पीच ने वो मानसिकता की ग्राउंड तैयार की जिस पर ये ऑपरेशन होना था। यानी ऑपरेशन तैयार हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आसिम मुनीर की ये स्पीच आती है जिसमें वो हिंदू मुसलमान और ये और वो रेसिस्ट तकरीर करता है, फाशिस्ट तकरीर करता है, एक वॉर क्रिमिनल किस्म की तकरीर करता है, और उसके बाद ये दुर्घटना हो जाती है। तो ये आसिम मुनीर इज द ओनली पर्सन दैट शुड बी brought to justice। ये आसिम मुनीर, ये मत बोलो कि ये लश्कर है तो ये TR वो क्या है, द रेजिस्टेंट फ्रंट है तो ये मुजाहिद फलाना। नो नो नो, दिस इज आसिम मुनीर। टेररिस्ट कैंप पे आपने अटैक करना है ना, तो फिर सबसे बड़ा टेररिस्ट कैंप GHQ है। फिर कहेंगे कि डॉक्टर जो है ये तो बहुत ही जज्बाती है। भाई जज्बाती नहीं है, आप खुद सोचो कि जनरल साहब भी बैठे हैं, कितने सालों से हम आपके प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्रामों में जनरल साहब के साथ कितनी दफा ये इस पे बात कर चुके हैं कि भाई इसका, जनरल साहब हमेशा ये कहते रहते हैं कि जी सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करो, सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करो। और फिर कहते हैं हम नहीं, वो कहते हैं हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा मजबूत है, ये आएंगे तो जिंदा नहीं जाएंगे। फिर जनरल साहब कहते हैं कि अगर कहीं एक मतलब 100 दफा ऐसे होता है कि जो हमला होता है उसको वक्त से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस की बेस पे खत्म कर देते हैं, वो होता नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होती कामयाबियां, एक नाकामी होती है तो वो सामने आ जाती है और वो सारा किए किराए पे पानी फेर देती है। ऐसी बात नहीं है। जहां पे ये हमला हुआ है, उमर अब्दुल्ला से पूछे वहां पे पुलिस क्यों नहीं थी, पीछे जंगल है, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, सफेद कपड़ों में ही होती। कुछ भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है, कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। चलो कोई आतंकवादी से नहीं मारा जाता, वैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मतलब टूरिज्म, मतलब आप बस बैठे हुए वहां पे टूरिज्म 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 कर रहे हैं कि जी 2 करोड़ बंदा आया था पिछले साल तो इस दफा 2.5 करोड़ आना चाहिए। दिस इज नॉट द वे टू रन अ यूनियन टेरिटरी दैट इज अ टारगेट ऑफ टेररिस्ट्स। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। मैं बड़े शौक में हूँ, सारी रात जो है वो मैं नहीं सो सका, थोड़ी देर के लिए सोया था, अभी उठा हूँ। तो अभी देखते हैं आज क्या होता है। ये बीबी क्या नाम है, मनोज सिन्हा साहब, इनके ये कह देने से कि जी रहम ना करें, ये ना करें, वो ना करें, ये चीजें जो है ये पूरा ये बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है कि कहां से सिक्योरिटी ब्रीच हुई कहां से नहीं हुई। भाई वो आप जो मर्जी कर लें, उन्होंने तय किया हुआ है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करनी है,
उनके पास लोगों की कमी नहीं है, उनके पास जादियों की कमी नहीं है। 40 लाख से ज्यादा तो जादी मदरसों में पढ़ रहे हैं। सो यू हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। फिर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में इतना तूफान उठा हुआ है, उसको करना चाहिए बलूचिस्तान में कि हम क्या कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान से लिबरेट हों। सिंध आज 7वां दिन है, सिंध बंद पड़ा हुआ है। मतलब है, अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं बस हमारा सिक्योरिटी ग्रिड बड़ा मजबूत है, दिस इज नॉट इनफ। यू आर नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज। जी, एक बार सिवास साहब को जोड़ लेते हैं। जोड़ लें। सिवास साहब, सीसीएस की बैठक चल रही है और उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ट्रंप और कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ट्रंप साहब ने तो कहा है कि हम हर तरह की मदद आपको देने को तैयार हैं। और चूंकि उनके उपराष्ट्रपति भारत की 4 दिन की यात्रा पर थे, वापस रवाना होने से पहले उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया है। भारत के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि कितना मजबूत देश है, लेकिन हमारी आत्मा पर जो ये बार बार प्रहार किया जा रहा है। अभी जो सीसीएस की बैठक चल रही है, आपको क्या लगता है लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा या क्या होना चाहिए? देखो चौधरी साहब, एक बात में तो कोई दो राय नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, इसमें कोई शक नहीं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन। ये एक प्रकार से मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी होगा। ये यही नहीं होगा कि मिलिट्री एक्शन होना, इसके अंदर डिप्लोमेटिक भी होगा, इकोनॉमिक एक्शन भी होगा। और मुझे लगता है पानी अब सिर से ऊपर से उठ गया है और अब जो भी एक्शन होगा बहुत जोर का होगा। अब जो मिलिट्री एक्शन जो होना है वो उसकी प्लानिंग बनेगी और वो सोच विचार से होगा। कब होगा, कहाँ होगा और किस तादाद में होगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एक मिलिट्री प्लानिंग का हिस्सा है, वो डिस्कस करके करेंगे। मगर ये सच्चाई है कि ये जब वो कहते हैं ना, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। क्योंकि वाकई ये बात सच है कि ये जिस प्रकार से अंजाम दिया है, जिस प्रकार से इस टेररिस्ट एक्शन को, वो दिल को हिलाने वाला है। कि आपने उनके एक प्रकार से रिलीजन को पूछा गया है, कलमा पढ़ने को गया है, और जब ये कंफर्म हो गया है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के, तब उनको मारा गया है हिंदू करके। तो ये सच्चाई है कि ये पूरा देश इसके लिए बहुत आक्रोश में है, बहुत गुस्सा है लोगों को, और लोग चाहते हैं कि एक्शन हो। मगर जल्दबाजी में कोई चीज नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान भी तैयार है, उसको भी पता है कि कोई ना कोई आप एक्शन लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये जो किया है, किसने किया है, क्यों किया है। देखो पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अपने अंदर कितना ही कुछ करते रहो, जब तक आप टैप को बंद नहीं करेंगे। आतंकवाद का स्रोत कहां पर है, आतंकवाद का सोर्स कहां है? आतंकवाद का सोर्स तो पाकिस्तान में है। जब तक उस सोर्स को बंद नहीं करेंगे, पानी आता रहेगा। और यही है टेररिज्म का। आप कितना ही काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड पक्की कर लें, कितना ही काउंटर टेररिज्म करें, आप मारेंगे फिर आ जाएंगे। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जीरो इन्फिल्ट्रेशन करना तो एक प्रकार नामुमकिन है, इतना आसान नहीं होता। मगर यह सच्चाई है, अगर आपको पता है कि पाकिस्तान के लॉन्च पैड कहाँ, ट्रेनिंग एरिया कहाँ है, वो पुख्ता इंटेलिजेंस है। और जो मिर्जा साहब भी बता रहे थे, वो उनसे भी ले जा सकते हैं, मगर हैं। अब उनको हिट करना तो करना ही चाहिए। मैं ये कहता हूं, पहले तो देखो, ये पाकिस्तान ने जो किया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया। और सिलेक्ट देखें उसने 2 चीजें, प्लेस और टाइम। पहले हम देखते हैं टाइम क्या सिलेक्ट किया। टाइम उसने वो सिलेक्ट किया है कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस भारत के अंदर है, जेडी वैंस। क्योंकि अगर अब एक्शन होता है तो ये एक खबर बनेगी, इंटरनेशनल न्यूज बनेगी कि भाई ऐसा हादसा हुआ। दूसरा, उन्हें प्लेस कैसे चूज की है, ये जो पहलगाम में जो चलाई 22 सरन में, कि ये पहलगाम से 5 किलोमीटर आगे है, ऐसा इलाका है जहां पर गाड़ी नहीं जा सकती, पौनी और पैदल ही जा सकते हैं। वहां टूरिस्ट बहुत ज्यादा जा रहे थे और उस इलाके में किया है, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स भी थोड़ा धीरे होगा। दूसरी बात यह है कि पहलगाम एक टूरिस्ट का हब सेंटर है, टूरिस्ट यहाँ मैक्सिमम आते हैं। दूसरा, यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होनी है 3 जुलाई से।
अमरनाथ यात्रा 2 जगह से स्टार्ट होती है कश्मीर घाटी में, एक है सदर्न रूट, एक है नदर्न रूट। जो सदर्न रूट है वो पहलगांव के थ्रू है, वो 6 दिन लगते हैं, पर पॉपुलर बहुत ज्यादा, उसमें 70% लोग जाते हैं। और नॉर्दर्न रूट है बाल्टाल से, जो कि मुश्किल रूट है, उसमें ओनली 30% जाते हैं। तो अभी आप देखें, ये आतंकवादियों ने एक प्रकार से जो पाकिस्तान की ने जो हुक्म दिए हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। इसकी रैकी की गई है, इसकी प्लानिंग बनाई गई है। और अब अगर आप देखें कि इसके अंदर आतंकवादी कौन थे, क्यों आतंकवादी जो हैं सुनने में आया कि करीब करीब 5-6 हो सकते हैं, और उसमें से 99% जो है, एटलीस्ट 6 में से 5 हैं वो पाकिस्तानी हैं। उसकी वजह यह है कि तभी उन्होंने आज तक टूरिस्ट के ऊपर हिट नहीं किया था। जो अभी तक हिट किया है, आपको पता है सिविलियंस पे, जब पिछली बार बराक ओबामा आए थे तब भी हुआ था हमला, एक बार जब क्लिंटन आए थे चच्ची सिंहपुरा में हुआ था 2000 में। तो अब इन्होंने जानबूझ के जो टूरिस्ट को किया है। टूरिस्ट को हिट करने से क्या होगा, जो पूरी जम्मू एंड कश्मीर की जो है इकोनॉमी हिलेगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, क्योंकि वहां 2-2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट पहुंच गए थे। यही दिखलाता है कि ये सारे कश्मीरी, एक इनमें कश्मीरी नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कश्मीर के लोगों से नहीं, वो कश्मीर की लोगों की पेट पे लात मारी है। मगर ये सच्चाई है, ये सोची समझी साजिश के तहत किया है। और ये अभी जो ये आतंकवादी आ रहे हैं, ये मोबाइल यूज नहीं करते, ये सैटेलाइट फोन करते हैं, ये बॉडी कैमरा भी रखते हैं कि जो चीज हो रही है उसको रिकॉर्ड करके अपनी आतंकवादी की घटनाएं अपने जो दूसरे टेररिस्ट को दिखाना और वीडियो पास करना। तो ये सच्चाई है कि बहुत सोच समझ के किया है। अब पाकिस्तान ने क्यों किया है, देखो पाकिस्तान ने इसलिए किया है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं। अभी बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय है, ऐसा लगता है बलूचिस्तान के हाथ से गया। तारीख तालिबान पाकिस्तान वो बहुत बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में वो इनकी मार रहे हैं। ऊपर से अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तालिबान ने इनकी 4 पोस्टें कर रखी हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि बहुत प्रेशर है, पीओजे में भी लोग जैसे मिर्जा साहब बता रहे हैं कि वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं। वो चक्का जाम शटर डाउन है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, जांगर, कोटली, ददनियाल, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां सब लोग खड़े। तो ऐसे में एक बड़ी सोची समझी साजिश है कि डाइवर्ट करो अटेंशन। और ये जो आसिम मुनीर ने बोला है, ये भी कोई ऐसे नहीं बोला, ये सोच समझ के बोला है कि 2 नेशन थ्योरी है, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, वो बिल्कुल अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके एम्बिशन अलग है, उनके एस्पिरेशंस अलग है। ये बात मुझे तो ऐसा लगता नहीं था कि एक प्रोफेशनल आर्मी के चीफ बोल रहे, ये तो ऐसा लगता है मौलवी बोल रहा है या कोई पॉलिटिशियन। बड़ी दुख की बात है। तो ये जो हुआ है, ये पाकिस्तान ने सोच समझ के किया है और इसकी प्लानिंग है। हाँ, अंदर जो हमारे लोग हैं जो भारत का नमक खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं, जो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल, जिसका आपने अभी जिक्र किया था कि बहुत ज्यादा एक प्रकार से डायरेक्शन दे दी गई हैं, ये ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की, इनको आइडेंटिफाई करना, उन पे एक्शन। आप कहेंगे ये कोई बात तो नहीं है, नहीं, ये तो पहले भी हो सकता, पहले हुआ है, मगर अब आर पार का है। अब ये किसी हद तक जाएगी भारत की गवर्नमेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक जो मछली है बिना पानी नहीं रह सकती, आतंकवादी बिना लोकल सपोर्ट के नहीं रह सकते। ये लोकल सपोर्ट है, ओजीडब्ल्यू स्लीपर सेल ने इनको मदद दी है, तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। मगर अब जो डायरेक्शन दिए हैं, मुझे लगता नहीं कि उसको कोई रोक पाएगा, क्योंकि अब लगता है कि बहुत सख्त एक्शन होंगे। अब बात आती है कि भारत की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी। देखो, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा जो कि पाकिस्तान को हिला देगा। ये मैं मानता हूं कॉम्प्रिहेंसिव होगा, इसमें इकोनॉमिक भी और डिप्लोमेटिक हो और मिलिट्री एक्शन। कब, कहां होगा, कैसे होगा, ये प्लान होगा, बहुत सोच समझ के होगा, जल्दबाजी से कोई काम नहीं होगा। सारी कंटिजेंसी प्लानिंग की जाएगी कि हम ये करेंगे तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, हमने क्या करना है, ये सब चीजें सोच समझ के होंगी। मगर मोदी गवर्नमेंट इसको हल्के में नहीं लेगी। पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है, पानी सिर से ऊपर चला गया है, अब बहुत बड़ा एक्शन होगा, ये मुझे लगता है। चौधरी साहब, अभी एक टिप्पणी जरा मिर्जा साहब की ले लेते हैं, 5 मिनट बाद वो लीव कर जाएंगे।
तो मिर्जा साहब ये बताइए, क्या पाकिस्तान, अगर भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन होता है, जिस तरीके से बालाकोट में हुआ था या दूसरी चीजें हुई थी, उससे बड़ा होना है, इस बार ऐसा लगता है कि जो इनके रूट्स हैं उसको खत्म करने की पुख्ता रणनीति भारतीय सेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी और मैक्सिमम इनको खत्म करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। जो इनको दाना पानी देते रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी सरकार, पूरा एस्टेब्लिशमेंट, क्या वो इस स्थिति में है कि भारत से वो युद्ध कर सके छोटा मोटा? क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री तो वैसे ही लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है, कितना मुकाबला कर पाएगी और क्या वो लड़ने की स्थिति में भी है? देखिए चौधरी साहब, जनरल साहब बैठे हुए हैं, ये इस बात को मुझसे बेहतर समझते हैं कि जंगें असले से, फौज की तादाद से, टेक्नोलॉजी से, इन चीज़ों से ना जीती जाती हैं, ना इनको कामयाब किया जा सकता है। जंगें जीती जाती हैं जज्बे से, जंगें जीती जाती हैं सच्चाई के ऊपर जो खड़ा होता है उस एतमाद से जंगें लोग जीतते हैं। वियतनाम हमारे सामने, अफगानिस्तान हमारे सामने, बेशुमार दुनिया की मिसालें हमारे सामने, बांग्लादेश, मुक्ति बानी धोतियां पहन के नंगे पांव बंदूकों के साथ पाकिस्तान आर्मी से लड़े, कितनी बड़ी आर्मी थी। देखिए बात यह है कि जब हमने कुछ करना होता है ना, जंग करनी है, हमारे सर पे आ जाती है, या इस किस्म का कोई हमने करना होता है, कोई स्ट्राइक बैक करनी होती है या क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड ओपिनियन जो है उसको अपने हक में किया जाता है कि वो जब ये जंग हो या एक्शन हो तो उसको जस्टिफाई समझे, उसको क्रिटिसाइज ना करें या न्यूट्रल ना हो, बल्कि उसको समझें कि हाँ हाँ ये लेजिटिमेट वॉर है या ये लेजिटिमेट एक्शन हुआ है। और उसके लिए इंडिया के हाई कमीशंस और इंडियन एम्बेसीज जो है जहाँ जिस कंट्री में भी हैं, उनको अब एक्शन में आना चाहिए इन कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और उनको वहाँ सेमिनार करने चाहिए उन कंट्रीज के अंदर जहाँ लोगों को ब्रीफ करें, 1947 से लेकर अब तक जो है ब्रीफ करें और उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफ करें कि किस तरह से ये खिता जो है जब अंग्रेज यहाँ से गया तो किस तरह इसकी तकसीम हुई और क्यों हुई और वगैरह वगैरह। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का ऐलान होना चाहिए। वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है उसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है वो कश्मीर का केस लेके जाए, क्योंकि इंडिया ठीक है कश्मीर का केस लड़ रहा है या लड़ेगा, वो एक इंडिया और पाकिस्तान का टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक एक टिट फॉर टैट सिचुएशन है। लेकिन जब पीओजे के लोग या पीओजे की गवर्नमेंट इन एग्जाइल खड़े होकर कहती है कि भाई एक मिनट आप दोनों साइड पे हो, हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, हम हैं ही हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, तो उस मंच की ज्यादा वजन होता है, उसका वेट ज्यादा होता है। इस वक्त मैं समझता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। प्रपोजल्स हमने भेजी हुई हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल की, और वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल मैं समझता हूं कि अब कायम होनी चाहिए और उसको अपना काम दुनिया में करना चाहिए, और इंडिया के जितने हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए पीओजे के गवर्नमेंट इन एग्जाइल को उन मुल्कों की मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ राब्ते करने में, उन मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर देने में, और ये जो एक इंटरनेशनल ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है इसको पीओजेके के लोगों के और इंडिया के हक में डेवलप करने के लिए ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है, जो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं
इस तरह से शायद इफेक्टिवली, यानी कि उस तरह से शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी ना कर सके। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को डिग्रेड नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि उनको उनका काम नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि एक वो लोग जो जिन पे कब्जा हुआ है, उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचनी चाहिए कि वो क्या मांग कर रहे हैं। अभी तो इंडिया कह रहा है ना, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी वो पीओजे के लोग जो है वो तो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, भारत में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि वो तो कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब दोनों टिट फॉर टैट लगे हुए हैं। तो एक छोटी सी टिप्पणी सिवाज साहब की ओर ले लेते हैं। हाँ, आवाज और होनी उसके चाहिए बाद हमारी कि हम कहें कि हाँ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। हमारी तो आवाज ही कहीं नहीं आ रही। जी 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 जी, एक छोटी सी टिप्पणी सिवाज साहब की ले लेते हैं आखिर में। सिवाज साहब, मिर्जा साहब ने अभी जो सजेशन दिए हैं, ये पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान को जिस दिन भारत लेना चाहेगा, कितने दिन का किस्सा है ये। दूसरी बात ये है कि रूस के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और सऊदी अरब के किंग, इन सब के तो सकारात्मक बयान आ ही गए हैं, सपोर्ट आ ही गया है इस मुद्दे पर जो अभी अटैक हुआ है। तो और बाकी पूरी दुनिया भी अब अवगत है। यहाँ तक के 57 देशों का जो ये संगठन है मुस्लिम देशों का, उसमें भी मोस्टली जानते हैं कि कश्मीर एक्चुअल में तो भारत का ही है, ये पाकिस्तान बिना मतलब का पंगा कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर भारत एक बड़ा ऑपरेशन इन तीनों पार्ट्स को लेने के बारे में शुरू करे तो कितने दिन का किस्सा है ये। देखो, पहले तो चौधरी साहब ये देखना कि क्या भारत इसको लेना चाहता है। इसमें बहुत बदलाव हुआ है। अब भारत की गवर्नमेंट ने आप देखें कई बार इस चीज को दोहराया। पहले 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि पूरा पीओजे के भारत का हिस्सा 26 सीटें छोड़ी जाती, इसके अलावा ज्यादा बात नहीं होती थी। मगर अभी आप देखें जिस प्रकार से हमारे होम मिनिस्टर ने भी बोला है पार्लियामेंट में कि हम इसके लिए जान दे देंगे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब ने बोला ये भारत का अटूट अंग है, ये भारत में मिलेगा। और मुझे लगता है इसकी कंटीजेंसी भी प्लानिंग कर चुके हैं। ये जब भी भारत की गवर्नमेंट बोलेगी भारत की डिफेंस फोर्सेस को, मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और इसको हम कर सकते हैं। तो अब उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये भारत का हिस्सा बनेगा और वो समय ज्यादा दूर नहीं है। जिस प्रकार से सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है और भारत की काबिलियत तो क्षमता है, भारत जब हुक्म दे दिया जाएगा भारत की गवर्नमेंट की तरफ से हम कर सकते हैं और जल्दी ही इसको कर लेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपने बहुत व्यस्त समय में से टाइम निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। और अश्वनी सिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। बहुत थैंक यू।